हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। फॉर्म भर के, सेफ जोन दे के और इसका सिलेबस भी देख लिया होगा कि सिलेबस में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में क्या क्या आने वाला है। तो साथ ही आज की सेशन में डिस्कस करेंगे पिछले पेपर का 40 नंबर का क्लास, जिसमें से टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज सही करने का टारगेट आपका 45 प्रश्न रहने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास की टाइमिंग की बात करें तो भाई सुबह 8 बजे रहती है और 11:30 AM पे रहती है और शाम को 7 PM पे रहती है। ओके, तो भाई अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो डेली का डेली क्लास में आपको अवगत कराते रहते हैं, याद कराते रहते हैं कि देखिए 22 फरवरी ग्रुप डी का लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का होने वाला है। तो भाई जितने लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो भाई सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए। सिंपल 10th पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ओके दोस्त, और यदि आपने फॉर्म भर दिया होगा, सिलेबस भी चेक कर लिया होगा, तो सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे जो कि 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ्स से रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से और 20 क्वेश्चन दोस्त आपका जीके जीएस करंट अफेयर से रहेंगे। यानी 100 क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा जो कि 1.5 घंटे का समय रहने वाला है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा हर एक क्वेश्चन पे। ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए पिछले पेपर का 40 नंबर का क्लास करते हैं। टारगेट आपको याद होना चाहिए 45 प्रश्न सही करना है। और भाई हर एक प्रश्न का आप एनालिसिस जरूर करेंगे कि कैसे पिछले वर्ष में 2018 और 2022 के हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे थे, और इस बार भी भाई वैसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये 110% कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि भाई देखिए 2024 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, जैसे कि 2024 के नवंबर महीने में 24-25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था आपका एएलपी के एग्जाम, उसका दिसंबर में 17 दिसंबर को जेई का हुआ था, फिर टेक्नीशियन का हुआ था। जैसे पिछले वर्ष में सवाल पूछे गए थे दोस्त ना, बिल्कुल सेम इस बार भी वैसा ही प्रश्न देखने को मिला था। अब लेकिन क्लियर कब होगा? जब 2025 में आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा 2 मार्च से, उसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे वहां से हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो अपना टारगेट याद रखिएगा और हर एक प्रश्न जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो भाई भाग 5 में है। तो पहले का ए ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, अभिकारक को सदैव तीर के निशान के कैसे लिखा जाता है? कहाँ पर लिखा जाता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, अभिकारक को सदैव तीर के निशाने कहाँ पर लिखते हैं भाई? बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कोई समीकरण ऐसे रहता है तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तीर रहता है तो इसके मतलब बाईं ओर लिखा जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? तो भाई आई कैन कोच इस पुस्तक की श्रृंखला को किसने लिखी है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं हम लोग का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो साथ ही इन तत्वों में से सही अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन कीजिए। कौन कौन है? तो याद रखिए एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम जो कि अर्ध धातुओं की सही जोड़ी है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले, क्योंकि भाई आपके हर एक शिफ्ट में सम्राट और अशोक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ रहा है। तो ये सवाल बताइए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो भाई कलिंग युद्ध के बाद। तो आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि कलिंग का युद्ध साथी किस वर्ष लड़ा गया था? इस सवाल का राइट आंसर आप लोग बताइए, किस वर्ष लड़ा गया था कलिंग का युद्ध? ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई हो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा? जब भाई कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई हो तब साथी कोशिका से जल की हानि होगी। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7।
सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सर जी असम का है। तो एक सवाल आपके लिए फिर से दोस्त, कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी बताइए दोस्त, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? हर एक सवाल में साथी आपको हर एक क्वेश्चन हम साथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इससे आपके पेपर में सवाल बन सकते, तो होमवर्क हम जरूर देंगे। ये टारगेट हम अपने क्लास में डेली रखते हैं कि आपको ऐसे रुचि बढ़ेगी और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी साथी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की रक्त के थक्के जमने में भूमिका होती है? बताइए दोस्त, किस विटामिन की रक्त के थक्के जमने में अहम भूमिका होती है? तो सर जी विटामिन के की। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो सर जी आप सोच रहे हैं सर जी ऐसे से प्रश्न पूछे गए थे। बिल्कुल हाँ भाई, ऐसे ही प्रश्न आपके 2018 के पेपर में प्लस 2022 के पेपर में सवाल पूछे गए थे। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो सर जी 1920 में लिया था। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? बताइए दोस्त, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? याद रखिएगा सुशीर वाद्य में। यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद रखिए दोस्त, जनगणना प्लस पंचवर्षीय योजना ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। यदि आपके शिफ्ट में जनगणना सवाल आएगा ना तो पंचवर्षीय योजना सवाल नहीं आएगा। यदि पंचवर्षीय योजना का सवाल आएगा तो जनगणना से नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन रखते भाई। यदि इसका सवाल आएगा तो उसका नहीं आएगा, उसका आएगा तो इसका नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथी भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था? वो भी केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली था। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी इजी भी सवाल, आपने ये सवाल कई बार पढ़ा होगा। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि उनको अभी इस सवाल का राइट आंसर पता भी नहीं था भाई, लेकिन आप सभी का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और आपको मालूम होना चाहिए संयोजकता होती क्या है। जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना उसको संयोजकता बोलते हैं। जैसे कि KLMN होता है, इसमें साथ हम लोग कैसे इसको बनाते हैं? जैसे ये आपका 6 कार्बन है परमाणु में, तो 2 4 है, तो सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं कार्बन में? तो 4, तो यही देखिए आपका 4 होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि साथी आपसे कोई भी किसी भी तत्व का पूछ देगा, आपको उसका तत्व का परमाणु संख्या मालूम होगा, तो ऐसा बना के बता सकते हैं दोस्त। तरीका ये है। ओके ये बात याद रखिएगा आप लोग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अभी हम लोग का टारगेट चल रहा है कि 2022 प्लस 2018 के पेपर जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं उसको हमें 22 फरवरी तक ख़त्म करना है। उसके बाद दोस्त इस हम लोग सीरीज में क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपको 10 से 15 हज़ार भाइयों को इस सीरीज में जोड़ना है और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से, वो भी साथ ही बिल्कुल एक एक मतलब सब्जेक्ट, जैसे कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, GK GS हो गया, करंट अफेयर और रीजनिंग, हर एक क्वेश्चन का साथ ही बेसिक वाइज प्लस टाइप वाइज क्वेश्चन करना है हमें। ओके दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया, क्योंकि भाग तृतीय क्या है भाई? भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया यानी रखा गया, क्योंकि जो भाग तृतीय है ये दोस्त आपका वाद योग्य है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। रीजनिंग के सवाल, जैसा आपका सिर्फ पिछले वर्ष पेपर हुआ था, कभी आपको GK के मिल जाएगा सवाल, तो कभी साइंस का, कभी मैथ का, तो रीजनिंग बिल्कुल सेम पैटर्न पे लगातार क्लास हम लोग कर रहे हैं। देखिए 9 से 38 है, 13 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, 24 से 83 है। तो चलिए अपने से पहले आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए। 9 से 38 है, उसका 13 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 24 है, 83 है।
तो बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, 57 की 44, 50 या आपका 48। तो साथ ही यहाँ पर देखिए 9 से 38 बनाए। आप सोचिए कि 9 से 38 हम लोग कैसे बना सकते हैं। पहले इसको बनाइएगा फिर इसको बनाइएगा, तभी आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण मिलाना चाहिए कि बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप लोग कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देखना है और हर एक प्रश्न को एनालिसिस भी करना है। ओके, देखिए दोस्त यहाँ से 9 से 38 बनाए, यानी 9 में पहले 3 का मल्टीप्लाई किया है यानी 27 आ जाएगा। 9 3 27, 27 में प्लस 11 के जोड़ा तो 38 बन गया। ओके दोस्त, अब देखिए यहाँ 24 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 72 में प्लस 11 के जोड़ेंगे तो आपका 83 हो जाएगा। ओके दोस्त, तो अब देखिए इसमें हम लोग 13 से हमसे पूछा, तो पहले हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। 13 या 39 हो जाएगा। 39 में प्लस 11 को ऐड करेंगे तो दोस्त हम लोग का 50 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से सी क्या बन रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न ऐसे होने वाला है, ऐसे सीरीज को फॉलो किया था। ओके दोस्त, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भाई यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा आपसे, तो लाडोग झील है। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो साथ ही यूरोप का पूछा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्त भारत की, बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे, बताइए। तो भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 1976 में। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसमें साथ ही मौलिक कर्तव्य को ऐड किए गए थे। ये ऑप्शन क्या बनेंगे यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। बताइए कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। तो साथ ही याद रखिए केंद्रक नहीं होती है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। अब देखिए रीजनिंग का सवाल, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से हल करना है, एकदम ध्यान से साथ ही देखना है आपको। पहले तरीका समझना है। देखिए दिए गए व्यंजक में ऐसे चिन्हों की संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। चिन्ह आपको चेक करना है भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि चिन्ह होती क्या है भाई। चिन्ह जैसे आपका इसमें देखिए कौन कौन चिन्ह है भाई, देखिए डॉलर है, हैशटैग है, उसका स्टार है और @ है। ये सभी आपके क्या है भाई, चिन्ह है। तो वो चिन्ह देखना है जिसके ठीक पहले एक संख्या हो, वही चिन्ह आपको देखना है कि जिसके पहले एक नंबर आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर होना चाहिए। तो चलिए दोस्त देखते हैं, इसी प्रश्न में देखते हैं। पहले चिन्ह पे हमें चलना है क्योंकि चिन्ह से ही मतलब रखनी है ना, तो आपको चिन्ह देखना है। चलिए बताइए आप लोग पहले हल कीजिए। चिन्ह इसमें आपको कौन दिख रहा है और उसके पहले एक कौन नंबर है, नंबर होना चाहिए, अक्षर नहीं भाई, बताइए। तो देखिए दोस्त पहले चिन्ह की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। R है, J है, M है, 2 है, R प्लस भी भाई, यहाँ पे प्लस है, चिन्ह प्लस भी होता है। प्लस के पहले देखिए R है, हमें नंबर देखना है। उसके बाद M है, 2 है, 2 का डॉलर। डॉलर देखिए दोस्त यहाँ पे आपका एक चिन्ह है भाई, डॉलर। डॉलर आपका क्या है, चिन्ह। चिन्ह के पहले देखिए यहाँ पे एक नंबर है, वही तो प्रश्न हमसे पूछा है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। तो डॉलर के पहले 2 एक संख्या यानी 1 हमारे यहाँ मिल गया। फिर देखते हैं आपका दोस्त चिन्ह कहाँ है भाई, यहाँ पे स्टार है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये नहीं होगा, नंबर चेक करना है। फिर उसका देखिए @ है, @ के पहले देखिए भाई आपका अक्षर आ गया, लेकिन नंबर हमें देखना है तो नहीं। अब कोई देखिए नहीं है, यानी साथियों केवल एक ऐसा चिन्ह है जिसके पहले एक संख्या आ रही है, वो साथी डॉलर है। डॉलर के पहले देखिए 2 आ रहा है, तो यही तो हमारा केवल एक ही साथी ऐसे चिन्ह है जिसके पहले एक नंबर आ रहा है, संख्या आ रहा है, यानी ऑप्शन बी होगा। देखिए ऑप्शन बी केवल 1 हो जाएगा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चिन्ह को देखना है, चिन्ह के ठीक पहले दोस्त एक आपको संख्या देखना था। तो हमने बिल्कुल सीरीज पैटर्न फॉलो किया, प्रश्न जैसा बोला उसके साथ ही जस्ट वैसा ही सवाल हमने हल किया। ओके, तो ऑप्शन बी क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है।
तो भाई महानदी और गोदावरी है। तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो भाई सकेंद्रित वृत्त है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। फिर से देखिए दोस्त, रीजनिंग का सवाल आया। ये प्रश्न आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे। जैसे देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस दिया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है, गुणा का अर्थ भाग दिया है, भाग का अर्थ प्लस दिया है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये समीकरण है। यानी दोस्त हर एक साइन की जगह, हर एक चिन्ह की जगह आपको जो प्रश्न बोला है वही रखना है भाई, अपने से कुछ नहीं करना है। अपने से आप हल करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, आप परेशान होंगे। जैसे ये दिया ना, तो आपको डायरेक्ट इसी को नहीं हल करना है, जो जो साइन का मतलब दिया प्रश्न में उसकी जगह रखना है, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करना है दोस्त। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पहले देखिए 13 है, 13 के बाद देखिए माइनस है, तो प्रश्न देखिए माइनस की जगह क्या बोला है आपको रखना है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो भाई माइनस की जगह हम लोग गुणा रखें, कितना है 145 है। फिर उसके बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ देखिए यहाँ पे भाई भाग दे रखा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाई हम लोग भाग रख रहे हैं, तो 29 है। 29 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ देखिए भाई प्लस है, यहाँ पे लास्ट सेकंड लाइन में भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह हमने प्लस रखा। फिर किताब का 52 प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रखा है। तो अब साथ ही बॉडमस के नियम लगाइए। सबसे पहले आप क्या हल करेंगे सर जी, डिवाइड हल करेंगे, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 13 इंटू 29 145, तो 29 कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10 4 24, तो भाई 29 पंजे होता है, 29 पंजे 145 होता है। तो प्लस 52 माइनस 11, इसका देखिए 13 5 65 मल्टीप्लाई होगा, उसको डिवाइड के काम खत्म। 65 प्लस 52 माइनस 11, तो 65 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले 65 और 52 को जोड़िए, कितना आएगा 5 2 7 6 5 11 117, 117 में से 11 घटाइए, कितना आएगा 106 आएगा। तो देखिए ऑप्शन ही आ गया आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही हमने कुछ नहीं किया, जो जो प्रश्न बोला है कि इस साइन का मतलब आपको ये रखना है, रख कर हमने बॉडमस के नियम लगा के हल किया है। तो अब ऐसे साथ ही हर एक प्रश्न को हल करेंगे दोस्त। ओके, कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा दक्कन का पठार है, मध्य उच्च भूमि है, उत्तरी पूर्वी पठार, लेकिन भाई उत्तरी मैदान नहीं है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में तैरती है। भाई कौन सी धातु ठंडे जल में स्विम करती तैरती है, तो सर जी कैल्शियम ऐसी है जो कि भाई धातु है, ठंडे जल में तैरती रहती है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे भाई, और आप लगातार हर एक क्लास में अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही उम्मीद करूँगा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करेंगे आप लोग, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके देखिए, किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीता, यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में कौन जीता था, बता सकते हैं। तो सर जी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता था। तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कैप्टन कौन थी, मंधाना जी थे ना, स्मृति मंधाना थी। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है। तो कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है, तो साथ ही याद रखिए एड्रेनलिन करता है। ऑप्शन डी क्या बनेगा यहाँ से, एड्रेनलिन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली इड़क्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप सोच रहे हैं सर क्या रियल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल भाई ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आया था, याद रखिएगा साथी, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का हम क्वेश्चन पेपर लगातार आपको प्रोवाइड करें दोस्त। तो कौन सी नृत्य शैली इड़क्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यहाँ से मोहिनी अट्टम है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। और भाई आपको
टारगेट हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। आज आपको 60 प्रश्न में से 45 सही करना है, याद रखना है। तो कंडरा जिसके माध्यम से मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस लंबे रेशेदार प्रोटीन से कसकर संकुलित आबंधित होते हैं। तो भाई कंडरा जिसके माध्यम से मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, तो किस लंबे रेशेदार प्रोटीन से कसकर संकुलित आबंधित होते हैं। तो भाई कोलेजन से। ऑप्शन बी क्या बनेंगे दोस्त आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। ये प्रश्न आप लोग हल कीजिए भाई। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए बताइए। जैसे MAP से NZK है, HOZ से SLA है, तो WQK से क्या बनेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका आंसर क्या आएगा। चलिए 1 मिनट आपको समय दे रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए, फटाफट बताइए क्या आपका आंसर आएगा। तो भाई यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग में हर एक अक्षर का साथी नंबर मालूम होगा, प्लस उसका अपोजिशन मालूम होगा कि इस अक्षर का अपोजिट क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, हम ये बता दे रहे हैं। यदि आप एक बार में ही प्रश्न देखे होंगे, समझ गए होंगे तो। जैसे देखिए M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, P का अपोजिट K होता है। कैसे होता है एक बार हम आपको बता दें, तरीका है भाई। लगातार हमारा यही काम ही है कि आपको एक एक क्वेश्चन भाई, आपको ऐसा नहीं है कोई दोस्त जाना चाहिए कि वो प्रश्न समझ में ना आए, वो भी रीजनिंग है, क्योंकि सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएंगे। मैप से क्या बने NJK, लेकिन हाँ दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो A से Z तक सभी अल्फ़ाबेट है ना, तो आपको नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए M का 13 है, तो अब हम आपको चेक करना है कि N कैसे अपोजिट होगा इसका। तो हमने आपको डेली क्लास में बताते रहते हैं कि जिसका भी आपको अपोजिट करना है 27 से माइनस कीजिए। 27 में से 13 को घटाएंगे तो आपका 14 होगा ना। 14 पे कौन सा अच्छा रहेगा, देखिए N ही आता है, तो यही हो जाएगा। A का Z, A आपका स्टार्टिंग, Z आपका लास्ट होता है, तो A से Z हो जाएगा। P देखिए 16 और K 11, तो देखिए 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो देखिए यही है अपोजिट। ओके दोस्त, तो अब हमसे किसका पूछा है दोस्त, WQK का। W 23 होता है, 27 में से 23 घटाएंगे 4 पे कौन आता है भाई, D आता है। देखिए किस ऑप्शन में D है, ऑप्शन C को काटिए और ऑप्शन D को काटिए, क्योंकि देखिए C से स्टार्ट हुआ है, D से हमें चाहिए। फिर उसका देखिए Q है, Q आपका 17 होता है, 27 में 17 घटाएंगे 10 पे कौन आता है भाई, G होता है। तो DG देखिए किस ऑप्शन में, A ऑप्शन में, बिल्कुल। तो A ऑप्शन क्या बन गया यहाँ से आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हुई सर जी, बिल्कुल नहीं। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। तो दोस्त ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण, ये अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था। तो सर ये जनवरी 2020 में लागू हुआ था। ऑप्शन C क्या बनेंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। एक रासायनिक अभिक्रिया जो अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करती है क्या कहलाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करती है, वो साथी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन A क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से लेकर कब तक थी। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, क्योंकि लगातार क्लास में ये सवाल बताते होंगे, हर एक शिफ्ट में आता है, वही सवाल सेम रिपीट होता है, वही सवाल हम आपको डेली करा रहे हैं। तो भाई ये सवाल तो आपके लिए होना ही है, आप जरूर बताएंगे सवाल का राइट आंसर। ओ सॉरी भाई, 1951 से 56। चलिए तीसरा पूछ देते हैं, इसमें क्या है। तीसरे पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड समयावधि बताइए, कब से लेकर कब तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से लेकर स्टार्ट हुई थी, 56 में खत्म हुई थी। तीसरा बताइए दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या बोला जाता है। तो सर जी नर युग्मक बोला जाता है। ऑप्शन C क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। अब साथ ही ये प्रश्न हल कीजिए भाई। आज रीजनिंग का ऐसे ऐसे सवाल है ना भाई, आपका दिमाग चकरा जाएगा। यदि आप ध्यान से नहीं करेंगे तो ये होगा आपका हल। देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक संख्या का संदर्भ में लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या बोला है, ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर इस बार चेक करना है। अक्षर जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ये सब ऐसे कितने अक्षर जिनके ठीक पहले एक अक्षर है भाई, वो अक्षर देखना है।
अक्षर ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, यानी अक्षर भी देखना है और वो अक्षर देखना है, उस अक्षर के पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक नंबर होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। भाई ये तो हमारे लिए चुनौती होने वाला है। चलिए यही आपका सती शब्द दिया है, इसी में आपको चेक करना है वो अक्षर से ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद आपका एक नंबर हो, एक संख्या हो। बताइए वो कौन सा अक्षर है? तो केवल आपको अक्षर पे जाना है, अक्षर से पहले एक अक्षर देखना है, अक्षर के बाद एक नंबर देखना है। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो अक्षर देखिए यहाँ से बी है, इसके पहले एक अक्षर नहीं है। एफ देखिए भाई, एफ यहाँ पे अक्षर है ना, अक्षर के पहले तो अक्षर, लेकिन इसके पहले बाद एक नंबर नहीं है भाई, ये साइन दे दिया परसेंटेज का, तो नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ से दोस्त, यहाँ से जे आपका क्या है, एक अक्षर है, तो भाई ठीक पहले अक्षर देखना है। तो जे से पहले भाई देखिए यहाँ नंबर आ गया, जे से पहले एक अक्षर होना चाहिए, उसके बाद साथ ही एक नंबर होना चाहिए। ओके, फिर देखिए यहाँ से क्यों, यहाँ पर देखिए दोस्त क्यों है कि नहीं, क्यों से ठीक पहले, क्यों आपका अक्षर, क्यों से ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक नंबर है, यानी दोस्त जे क्यू 6 यहाँ से हमें एक मिला, क्योंकि देखिए क्यों के ठीक पहले दोस्त आपका एक क्या है, अक्षर है, और क्यों के ठीक बाद एक नंबर, यानी यही तो प्रश्न पूछा है, ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर के ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर के बाद एक नंबर, तो एक मिल गया। फिर उसका देखिए एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एच के पहले साथ ही यहाँ पे देखिए नंबर आ गए, क्योंकि हमें देखना अक्षर देखना, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर देखिए कौन सा एंड के है, के भाई ठीक पहले देखिए आपका क्या है भाई, ये आपका एंड है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर इस के पहले दोस्त क्या होना चाहिए, उसका देखिए यहाँ पे एक आपका अक्षर एम है, एम के ठीक पहले देखिए अक्षर है ना, एम के ठीक पहले एक दोस्त आपका अक्षर यहाँ पे और ठीक बाद एक आपका क्या है, नंबर है, तो ये भी आपका हो जाएगा KM8। देखिए ये आपका एम अक्षर है, अक्षर से पहले एक अक्षर के है, अक्षर के बाद एक संख्या 8 है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। फिर और चेक करते हैं क्या है भाई, यहाँ पे टी देखिए, यहाँ पे अक्षर है, यहाँ पे 15 है, आपका टी है, टी नहीं बनेगा साथी। उसके बाद आपका ठीक पहले नंबर यहाँ पे आएगा, तो नहीं होगा। जे है, जेड है, जेड से ठीक पहले अक्षर है, लेकिन इसके बाद देखिए भाई नंबर नहीं है, ये आपका हैशटैग दे दिया है। फिर @ है। फिर एल देखिए दोस्त, आपका एल आपका यहाँ पे दोस्त क्या है, अक्षर है, अक्षर के ठीक पहले देखिए एक नंबर है और ठीक पहले आपका के है, तो ये भी आपका KL9 हो जाएगा। एल है, एल के एल अक्षर है, अक्षर से पहले एक अक्षर है, उसके बाद 9 है। तो भाई कितने ऐसे अक्षर है जिसके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है, तो भाई 3 है, यानी ऑप्शन सी क्या बन रहे हैं आपके दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे चेक करना है। तो उम्मीद करूंगा भाई आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को हल किया होगा। बताइए आपका 3 आया था कि आपका कुछ दूसरा आया था, बताइए। चलिए दोस्त, तो आप लोग समझ गए होंगे, बस यही है दोस्त, आप अच्छे समझिएगा, ऐसे प्रश्न हल करना है आपको। 35 नंबर देखिए, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है, तो सजी सानिया मिर्जा जी की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल आपके लिए दोस्त कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित रखती थी, वो अब सती संन्यास ले चुकी हैं, बताइए किस खेल से संबंधित रखती थी, उस खेल का नाम बताइए। काफ़ी इजी सवाल है दोस्त। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए दोस्त, LCAZ से NCX, PGEV से भाई प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो TKIR से क्या बनेगा। चलिए राइट आंसर फटाफट दीजिए, क्या आप सभी का आंसर आएगा। देखिए LCAZ से क्या बनाए भाई, NECX। फटाफट इस तरह के सवाल हल करेंगे, क्योंकि इस सवाल पे आपको टाइम वेस्ट फालतू का खर्च नहीं करना है। जैसे L आपको 12 करना है, N आपका 14, C आपका 3 होता है, E आपका 5 होता है, A आपका 1 होता है, उसका C आपका दोस्त 3 होता है, Z आपका 26 होता है, X आपका 24। देखिए 12 से 14 प्लस 2 किया है, 3 से 5 प्लस 2 किया है, 1 से 3 प्लस 2 किया है, 26 से 24 माइनस 2। देखिए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 किया है, ठीक है। तो अब देखिए हमसे किसका पूछा, इसको भी चेक कर लेते हैं। NECX से क्या बनाया दोस्त, PGEV यही बनाया है। तो N आपका 14 होता है, P आपका 16 होता है। देखिए 14 16 प्लस 2, E आपका 5 होता है, G आपका 7 होता है, तो 5 से 7 ये भी आपका प्लस 2 किया है। C आपका 3 होता है, E आपका 5 होता है, तो 3 से 5 ये भी प्लस 2 किया है। X आपका 24 होता है, B आपका 22। देखिए 24 से 22 माइनस 2 किया है। तो अब हमसे किससे पूछा है, PGEV से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में पूछा है। तो चलिए भाई इसको हल कर देते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है।
PGEV, देखिए P आपका 16 होता है, G आपका 7 होता है, E आपका 5 होता है, V आपका 22। तो सभी में पहले स्टार्टिंग के 3 में हमें +2 करना है और लास्ट में -2 करना है, यही करना था, यही सीरीज को फॉलो कर रहा था, है ना दोस्त। देखिए 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 पे कौन आता है भाई, अरे सॉरी जोड़ेंगे ना, 14 2 16 2 18 होगा, 18 पे कौन होता है R। देखिए किस ऑप्शन में R है, ऑप्शन सी में, और देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ओके दोस्त, तो 36 का यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके देखिए किसी में भाई आपका R से स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि +2 का सीरीज चला है और लास्ट में -2 का चला है, तो हमने क्या किया, P को साथ ही कोड किया 16 नंबर का आता है भाई, ये ABCD आपको मालूम होना चाहिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा। याद रखिए आपको कम से कम 10 नंबर वहां से देखने को मिलेगा भाई, सेम। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं भाई, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म लेखक की बात करें तो सीताराम येचुरी हैं दोस्त, सीताराम येचुरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी RLEGP निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो भाई ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी? तो सर जी 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए फिर से रीजनिंग के सवाल। यदि फ्लैग स्टोन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो कैसे साथी आप लोग करेंगे ये सवाल, एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए कि आप ये प्रश्न को आपको क्या सोचने पे मजबूर करा है कि हम लोग कैसे इसको करें सही करें। वर्णानुक्रम करना है भाई, किसको, फ्लैग स्टोन को, FLAG ये लिखा है STONE, ठीक। तो आपको इसको वर्ड क्रम में करना है, यानी साथी ए से लिखना है, फिर से एकदम स्टार्टिंग से, जैसे ए देखिए यहाँ पे है, इसको हमें ऐसे देखना है कि कौन सा अक्षर लिखना है कि बिल्कुल अपरिवर्तित रहे, यानी वो उस संख्या जो फ्लैग स्टोन में लिखा है ना, तो हम उसको वर्ड क्रम में जब करेंगे वो अपने ही स्थान पे रहेगा। जैसे देखिए ए उसके बाद है इसमें, फिर देखिए ई है, ए फिर इसके बाद EF है, नहीं है, G आ गया, देखिए G रख लेंगे हम लोग। उसका EF है क्या, फ्लैग है भाई, है यहाँ पे देखिए F है ना, तो F रखेंगे, उसका G रखेंगे। उसके बाद G के बाद कौन आएगा भाई, FG ABCD EFG HI नहीं है, JK नहीं है, JK L है, देखिए L यहाँ पे रखें, LM है, नहीं है, N है, बिल्कुल है, N है। उसके बाद N के बाद भाई 2 बचा है, क्या बचा है, AEFGLN लिखा हमने। उसके बाद S बचा है, अभी 3 बचा भाई, O अभी बचा है, उसके बाद S बचा है, उसके बाद T बचा है। देखिए कौन सा अक्षर है दोस्त की अपरिवर्तित स्थान से होगा। देखिए F का भाई देखिए बदल गया, तो ये हमारा क्या होगा दोस्त, नहीं होगा। L से देखिए E आ गया तो नहीं होगा, A से देखिए F है, ये नहीं होगा। G से G देखिए ये ऐसे अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है, अपने स्थान से अपने स्थान है। चौथे नंबर पे देखिए फ्लैग में G आया है तो AEFG में चौथे स्थान पे आएगा। SL चेंज है, TN चेंज है। O देखिए दोस्त यहाँ पे O देखिए भाई बिल्कुल अपने स्थान पे अपरिवर्तित है, और NS चेंज है, और ET। तो ऐसे कितने अक्षर है दोस्त की अपरिवर्तित भाई, 2 हैं, G और O, तो ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा 2। तो ऐसे प्रश्न आप लोग हल करेंगे जब आपसे बोलेगा ये शब्द है, इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए को तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, उसके पोजीशन साथ ही सेम पे रहे, हटे ना, उसका अपरिवर्तित होना सी चेंज ना हो। ओके तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे समृद्ध है? तो भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे समृद्ध है? तो भाई ये पोटास में है, ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? सर जी मोहिनीअट्टम तो केरल का है, डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। जी का मान सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी का मान सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सर जी कैवेंडिश द्वारा, ऑप्शन सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए
नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है? तो बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो याद रखिए दोस्त, अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे दोस्त, यहाँ से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों ने भारत में अपनी पहली उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो साथ ही आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछता है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी। प्लस साथ ही आपको ये याद रखना है कि डचों ने भारत में अपनी पहली उपनिवेश कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखिए दोस्त, मछलीपट्टनम में किया था। ऑप्शन सी क्या बनेंगे यहाँ से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या दिया है। देखिए, एक शिफ्ट में भाई जनगणना से 2 सवाल पूछा है। तो यार 11 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? भाई जैसे कि 4 फरवरी से एसएससी ईडी का एग्जाम शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं जैसे पिछले वर्ष में सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ ही बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न इस बार भी पूछा गया था 2025 में भी। और भाई कुछ दूसरा शिफ्ट का जो पेपर है थोड़ा सा हार्ड बन जा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं, जिनका एग्जाम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको भी कर ले जा रहे हैं। ओके, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? तो भाई प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, यानी ये ऑप्शन क्या बन रहे हैं सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। ये साथी आपके आंखों का जांच करने वाला सवाल है कि आपका जो आंख है वो कितना तेज काम कर रहा है। देखिए, दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 है, जिनके ठीक बाद 3 है परंतु ठीक पहले 9 नहीं हो। भाई ऐसा आपको 7 चेक करना है, जिनके बाद ठीक 3 देखना है लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। भाई 7 के पहले 9 नहीं होना चाहिए। सवाल बोला है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 है परंतु ठीक पहले 9 नहीं है। ठीक है, चलिए 7 को चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाद पहले 7 को देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, उसके पहले 9 नहीं होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे 7 है। देखिए 7 है जिनके ठीक बाद 3 देखना है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 9 है तो ये नहीं होगा 7 उसका। देखिए 7 यहाँ पे है, 7 के ठीक बाद 3 है लेकिन भाई ठीक पहले 9 नहीं है, तो ये हमारा पहला 7 हो जाएगा। 673 लिख दे रहे हैं, एक लिख दें यहाँ पे, देखिए 673 बना दिया। फिर 7 देखिए कहाँ पे, 7 यहाँ पर है। 7 के ठीक बाद 3 है लेकिन भाई ठीक पहले 9 यहाँ पे आ गया, 9 आ गया, 9 नहीं होना चाहिए भाई, तो ये नहीं होगा हमारा। फिर देखिए 7 यहाँ पे है, 7 के ठीक बाद दोस्त 3 है लेकिन ठीक पहले 9 नहीं है, 3 है, तो ये हमारा दोस्त क्या हो जाएगा 373, दूसरा हो जाएगा 7 ऐसा। फिर तीसरा देखिए 7 के बाद ठीक बाद 3 है परंतु 6 नहीं है, तो ये भी परंतु 9 नहीं, तो ये भी हमारा हो जाएगा 673, 3 हो गया। और चेक कर लेते हैं भाई 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पे, 7 के ठीक बाद 3 है लेकिन ठीक पहले 9 आ गया, 9 आ गया, तो हमारा ये नहीं होगा क्योंकि प्रश्न बोला है ठीक पहले 9 नहीं होना चाहिए। और कोई 7 नहीं, तो भाई 3 ऐसे 7 हैं जो कि ठीक बाद 3 है परंतु ठीक पहले 9 नहीं है, यानी ऑप्शन आपका बी बन रहा है। बताइए दोस्त, क्या आप लोग सहमत हैं? पहले बताइए आप लोग सहमत है कि नहीं? 3 आप लोग का नहीं आया कि नहीं, ये बताइए। आपसे उम्मीद करूंगा सबसे पहले आप रीजनिंग का प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहे होंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। बताइए दोस्त, HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है तो क्या हो जाएगा 63U है, जब आप हल करेंगे भाई ना 63U आएगा। ऑप्शन भी क्या बनेंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाई फरवरी के महीने में नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फरवरी का महीना चल रहा है मेरे भाई, तो सेकरेनी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या बनेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है। गुरुत्व के खिंचाव कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, क्या कहलाती है? तो गुरुत्व के खिंचाव कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, तो भाई गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। बोनालू तेलंगाना के एक हिंदू त्यौहार है जहां देवी किसकी पूजा की जाती है? तो साथ ही देखिए बोनालू तेलंगाना के एक हिंदू त्यौहार है जो कि वहां पर किस देवी जी की पूजा की जाती है?
बताइए। तो महाकाली जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए क्या बनेंगे दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कालबेलिया है। काफी इजी सवाल दोस्त, किस राज्य का लोक नृत्य कालबेलिया है। तो सर जी राजस्थान का है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसी बात पे आप बताइए कि विदेशिया कहाँ का है भाई। इस सवाल का राइट आंसर बताइए कि विदेशिया किस राज्य का है। फटाफट इस सवाल का राइट आंसर सभी दोस्त बताएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्कोर जरूर चेक करते रहेंगे साथ ही। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53, निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है भाई निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके, सर जी अवतल लेंस का। बी ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता की बात करता है। भाई बताइए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो अनुच्छेद 44 है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55, ब्रेड मोल्ड राइजोपस प्रजनन इनमें से किससे संबंधित है। बताइए दोस्त, ब्रेड मोल्ड राइजोपस प्रजनन किससे संबंधित रखता है। तो भाई ये बीजाणु गठन से संबंधित रखता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने के संस्थापक थे। भाई अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने के संस्थापक थे। तो सर जी किराना घराने के थे। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57, फसल सुधार की प्रक्रिया के लिए संकरण हो सकता है। तो भाई क्या हो सकता है फसल सुधार की प्रक्रिया के लिए। तो भाई संकरण आपका अंतर विविधि हो सकता है, अंतर जाति हो सकता है, अंतरावंशी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी हो सकते हैं भाई। डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58। अब देखिए रीजनिंग का सवाल, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 71, 73, 79 प्रश्नवाचक चिन्ह 89, 97, 71, 73। भाई जब हम लिख रहे हैं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, अपने से पेन पेपर पर हल कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह 89, 97, बताइए क्या आप सभी का आंसर आना चाहिए। 71 है, 73, ये सभी क्या है भाई अभाज्य संख्या दिख रही है कि नहीं। 71 अभाज्य संख्या, 73 अभाज्य संख्या, 79 अभाज्य संख्या। 79 के बाद अभाज्य संख्या क्या होना था 80, 81, 82, 83, 83 प्रश्नवाचक चिन्ह पे 83 देखिए ऑप्शन में दिया होगा बी ऑप्शन। 89 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या 97। तो भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ रहा है 83 आ रहा है। तो यानी ऑप्शन भी यहाँ से हम लोग का मैच हो गया। ओके, अभाज्य संख्या की श्रेणी चल रही है दोस्त। चलिए अगला बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 59, चाय और कॉफ़ी किस मृदा में उगाई जाती हैं। बताइए दोस्त, चाय और कॉफ़ी काफ़ी पीते होंगे आप लोग, उस मिट्टी का भी नाम बताइए जहाँ पे उगाई जाती हैं। तो सर जी लेटराइट मृदा में। ऑप्शन ए क्या बन रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची ये किससे संबंधित विषय शामिल है। बताइए दोस्त, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में ये किससे संबंधित विषय शामिल है। फटाफट राइट आंसर देंगे, बताइए। तो सर जी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित सब्जेक्ट शामिल है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए पिछले पेपर का 40 नंबर के क्लास में आप सभी कितना स्कोर बना। 60 प्रश्न में से आपका कट ऑफ के ऊपर पहुंच पाया नहीं, 45 प्रश्न आपका सही हुआ है नहीं। चलिए दोस्त फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूँ दोस्त आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। तो लगातार साथ ही जो आपके पिछले वर्ष में सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लगातार हम प्रोवाइड करें। आज शाम को 7 PM पे आप रेडी रहिएगा। जो रीजनिंग क्लास आएगी वो 30 क्वेश्चन आएंगी, टॉपिक वाइज रहेगी। एक बार हम आपको